अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने दहशत गर्दों के ठिकानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है पक्तिका और कुनड़ के इलाकों में, और पिछले कुछ अरसे में या कह लें कि एक साल के तकरीबन लगभग वक्त हो चुका है कि पाकिस्तान अफ़गान एरियाज़ अंदर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन कोई ना कोई वो रास्ता ऐसा ढूंढते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आते हैं और दहशत गर्दी की कोई ऐसी कार्रवाई करते हैं जिसमें इस कौम के शहरी, जिसमें अभी ताज़ा तरीन वाक़े के अंदर कराची में रेंजर्स के ऑफिस के ऊपर अटैक किया गया, उनकी शहादत होती है। तो पाकिस्तानी फ़ौज का और हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि इनके जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी दहशत गर्द या जो भी हमलावर है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। तो उसके ऊपर तो दूसरी राय है ही नहीं है कि इसका जवाब देना है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये सिलसिला कब तक चलेगा, इसका मुकम्मल ख़ात्मा करना ज़रूरी है। दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों में इस तरह की जो वाक़यात हैं, या जो आप कह लें कि नॉन स्टेट एक्टर्स जब दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस होते हैं, तो आम तौर पर मौसर तरीका ये होता है कि टेक आउट देयर हेड्स, उस तंजीम के जो ऊपरी लोग होते हैं उनका ख़ात्मा किया जाए। तो पाकिस्तान को स्ट्रेटजाइज कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा, वो TTP हो, जमातुल अहरार हो या कोई और तंजीम हो, कि उसकी जो टॉप टियर है उसका सफाया किया जाए। फिर ये नीचे से तंजीमें तितर बितर होना शुरू हो जाती हैं, इनके कई ग्रुप्स बन जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और उनको काबू करना आसान हो जाता है। आम तौर पर ये जो TTP थी उसी से बहुत सारे इसकी शाखें निकली। पाकिस्तान की जो माजी की पॉलिसीज़ थी उसका इसमें बड़ा अमल दखल है। कुछ हमारे गुड तालिब थे, कुछ बैड तालिब थे, और तवील अरसा हम जहाद अफ़गानिस्तान के दिनों में इनको पाकिस्तानी सरज़मीन पर नशोनमा पाने के लिए ऑक्सीजन फ्राहम करते रहे। बहुत लंबी एक तारीख़ है पाकिस्तान की, 40-50 साल पुरानी। लेकिन फिर ये जो कुछ होता है ये नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ, वही कुछ इन तंजीमों के साथ भी हुआ। ये हायर्ड असैसिन्स है, जो ज़्यादा पैसा देता है वो इनको हायर कर लेता है। कभी हम इनको जहादी कह के गले लगाते थे, फिर यही जहादी दहशतगर्द बन गए। अब इन दहशतगर्दों को इंडिया ने, दूसरे इजराइल ने और पाकिस्तान के कुछ ऐसे दोस्त मुल्क भी जिनका दिली ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान की ना कोई पोर्ट डेवलप हो, ना बलूचिस्तान में तरक्की हो, ना वहाँ किसी नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सप्लोरेशन के ऊपर काम कर सकें, वो इनको फाइनेंस करते हैं। और इसमें पाकिस्तान के एक आध बहुत करीबी मुस्लिम मुल्क का नाम आता है। मैं ऑन एयर नाम इसलिए नहीं लूँगा कि फिर वो एहतजाजी मरासले आने शुरू हो जाते हैं कि आपने किसी एक दोस्त मुल्क का नाम ले लिया जहाँ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो बराह रास्त इन ग्रुपों की फाइनेंसिंग में उनमें से एक या दो हमारे दोस्त मुल्क भी शामिल हैं। इंडिया तो इसमें है ही है, क्योंकि अजीत डोवल की स्ट्रेटजी यही थी कि वो दुश्मन को, वो कहते थे कि उन इलाकों में जो सॉफ्ट एरियाज़ है, सॉफ्ट टारगेट्स हैं, वहाँ जाके हिट करें, खून रेजी हो, उनके अंदर जाके कार्रवाइयाँ करें। और उसके लिए उन्होंने इन लोगों को हायर करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बैठे हुए इनको वो हायर कर लेते हैं। लाहौर के अंदर कुछ असैसिनेशन पंजाब में ऐसी हुई थी, बैठ के इंडियन एजेंट्स ने उनको हायर किया और असैसिनेशन लाहौर में या पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कैरी आउट की गई। तो पाकिस्तानी रियासत ने कार्रवाई जो की है वो दुरुस्त इक़दाम है, लेकिन इससे जामे एक प्रोग्राम चाहिए ताकि ये सिलसिला रोका जा सके। जिन मुल्कों में इस तरह के वाक़यात होते हैं वहाँ पे आप फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट की तवक्को नहीं कर सकते, वहाँ आपकी इकॉनमी भी मौसर तरीके से आगे तरक्की के रास्ते पर माइल नहीं हो सकती। तो आपको एक कम्प्रिहेंसिव प्लान की ज़रूरत है कि जहाँ ये दहशत गर्दी का वाक़या हो उसका मुकम्मल ख़ात्मा यकीनी बनाया जाए। लेकिन एक साथ शर्त ये भी होनी चाहिए कि फिर हम किसी अच्छे और बुरे तालिब को दोबारा पालना ना शुरू कर दें। हमने 50-60 साल बहुत इस कौम के साथ ज़्यादती की है। कभी हमें अंदर देखना भी चाहिए कि हमने किया क्या था जिसके नतीजे में ये ग्रुप यहाँ पैदा किए हमने। अमेरिकी डॉलरों के साथ फाइनेंसिंग होती रही इस जहाद की। ये जो अरब मुजाहिद बहुत ज़्यादा इस इलाकों में आ गए थे, उनको CIA फाइनेंस करके रिक्रूट करके पाकिस्तानी इलाकों में लाई थी। उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान नहीं था लाया, या अहमद ज़वाहिरी को पाकिस्तान नहीं था लाया, ये ख़ुद CIA वाले लाए थे। लेकिन हमारी बेवकूफ़ी ये है कि हमने अपनी सरज़मीन को लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल होने दिया, जिसकी आज हम सज़ा भुगत रहे। रेडिकलाइज होगी सोसाइटी, मॉडरेट सोसाइटी थी पाकिस्तानी, लेकिन हमने उसको रेडिकलाइज खुद कर दिया। अब उस रेडिकलाइज सोसाइटी को कहते हैं दोबारा मॉडरेट करना है। तो ये स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने का कोई बटन तो है नहीं कि आप करेंगे। 25-30 साल में एक फसल आपने तैयार की तो अगले 25-30 साल में वो फसल काटनी पड़ती। आज जो शुक्र हैं हमारे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैं, वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर, शौकत यूसुफ़ज़ई साहब हैं, डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात PTI, और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, सीनियर रहनुमा हैं JUI से। सबको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर तारिक साहब, ये जो दहशतगर्द पाकिस्तानी इलाकों में आ रहे हैं, इसका मुस्तकिल जामे हल है क्या हमारे पास, स्ट्रेटजी क्या है हमारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, मेरा ख्याल है कि जो अपनी इब्तदाइया गुफ्तगू में आपने जिन असबाब का ज़िक्र किया कि जिसकी वजह से ये सारा मसला पैदा हुआ, वो भी हकीकत के बरक्स नहीं है, हकीकत के करीब तर है। और दूसरी बात यह है कि आपने जो इनकी सदबाब के हवाले से गुफ्तगू की है
तो बिल्कुल इसी तरह है। देखिए, जो सियासी लोग होते हैं वो सबसे पहले जिस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करते हैं किसी भी मसले को हल करने के लिए, वो बातचीत का तरीका होता है और बैठ के मेज़ पे मामलात को हल करने का तरीका होता है। लेकिन अगर आपका वास्ता एक ऐसे ग्रोह से हो कि जिसके जो मकासद हैं वो ना तो इस्लामी हैं, ना कोई मज़हब की खिदमत है, बल्कि उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, कुछ का आपने जिक्र किया, और मज़ीद इसको आप ले जाएंगे तो इसके पीछे और बहुत सारी कहानियाँ हैं। उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पे ये शोरश ज़्यादा इलाके हैं, दहशत गर्दी से मुतासरा इलाके हैं, वो बलूचिस्तान है, वो हमारा फाटक एरिया है, वहाँ पे जिस तरह वसाइल जो है उनकी रेल पेल है, माफियाज बैठे हुए हैं, स्मगलिंग हो रही है, मंशियात हैं, असला है, इन सब की पैडलिंग है, और ये सारी चीज़ें वो हैं कि जो उन लोगों में, इन लोगों के हाथों में बहुत सारे ये वसाइल हैं। और ये मसला जो है ये कोई सिर्फ इस बात से जुड़ा हुआ नहीं है कि ये किसी काज की खातिर हो रहा है, बल्कि इसके पीछे जो है ये सारी चीज़ें हैं जिसके लिए ये शोरश है। और ये अगर ये इलाका पुरअमन होगा तो फिर ज़ाहिर है वहाँ पे कंट्रोल होगा, अगर कंट्रोल होगा तो जो इन्हें मादर पिदर आज़ादी वहाँ पे मुयसर है या जिसके लिए ये लड़ रहे हैं और उसके अंदर ये वसाइल जो है ये इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नहीं होगी। तो जब मामलात उधर चले जाएँ तो फिर आपके पास यूज़ ऑफ फोर्स जो है किसी भी रियासत के लिए वो ज़रूरी होती है। अब आप देखें कि आपने इंडिया का नाम लिया, इन दोनों जगहों पे, अफ़गानिस्तान के थ्रू भी और बलूचिस्तान में बराह रास्त भी, और बाकी जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ उनके एजेंट बैठ के, अभी जो कलभूषण गिरफ़्तार हुआ था वो भी आपको पता है कि बलूचिस्तान और ईरान के बॉर्डर से, जो ज़ाहिर है उसकी आमदोरफ्त थी, और वो वहाँ से दहशतगर्दी और वहाँ से सारी फाइनेंसिंग। तो अब इनका एक तो इंटरनेशनल सतह के ऊपर पाकिस्तान को जागने की ज़रूरत है, और हमें हर उस फोरम के ऊपर इनकी जो भी सपोर्ट है इंटरनेशनल दूसरे ममालिक की जानिब से उसे एक्सपोज करने की ज़रूरत है। और फिर यहाँ पे इनका कला कमा करने के लिए मैं समझता हूँ कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जिस तरह काम कर रही हैं और जिस तरह अपने जान के नजराने दे रहे हैं, काबिल सताइश हैं वो जवान, वो अफसरान के जो अपने वतन पे अमन कायम करने के लिए अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं। लेकिन इनसे लड़ना पड़ेगा, इसके अलावा इनका कोई और चारा नहीं है कि ये कोई बातचीत से, कोई मिन्नत तरले से, कोई जिरगे से ये मामला ठीक होगा। इनके मकासद ऐसे हैं कि ये जब तक आप इन्हें बाई फोर्स इन्हें एलिमिनेट नहीं करेंगे उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि इनका राह रास्त पे आना, ये आपका ख्याल या ख्वाब तो हो सकता है लेकिन अमली तौर पर ये मुमकिन नहीं है। कमनर मुर्तज़ा साहब, कौन सा ऐसा जामे प्लान हो सकता है कि हम ये यकीनी बनाएं कि पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर ये कार्रवाइयाँ ख़त्म हो जाएं? मैं तो 20-25 सालों में ना ये सिर्फ इस आस उम्मीद के साथ रोज़ाना दुआएं मांगता हूँ। अमली तौर पर मुझे बहुत बड़ी कमज़ोरी और ख़ामी नज़र आती है। कभी हम किसी को गले लगा लेते हैं, कभी उसको दहशतगर्द बना देते हैं। जामे तौर पर यकसुई के साथ हम इनको ख़त्म करने के लिए 20-25 साल अगर सर्व करते तो शायद हम कोई नतीजा हासिल कर चुके होते। मलिक साहब, हमारा मसला यही है कि हम बहुत खुशी व खुजू के साथ दुआ मांगते हैं, दुआ नहीं करते हैं। तो दुआ जो है वो दुआ के बाद जो है वो करती है, और दुआ जो है वो जाहिर है कि वो आपने नहीं करनी, वो मैंने भी नहीं करनी, या चौधरी साहब ने भी नहीं करनी, या यूसुफज़ई साहब ने भी नहीं करनी, बल्कि वो दुआ जो है वो आपके अदारों ने करनी है। और वो दुआ जो है वो अक्सर आम तौर पे दुरुस्त नहीं होती और नतीजा उसका कौम को भुगतना पड़ता है। आपके यहाँ गुड और बैड के जो है ना वो जो बुरे हैं उसमें भी जो है ना वो गुड और बैड के जो है ना वो कॉलम बने हुए हैं। इवन स्मगलर्स में भी जो है ना गुड स्मगलर्स और बैड स्मगलर्स हैं। बाकी तो आप छोड़ दीजिए, किसी को इजाज़त है कि वो, चूँकि वो कोई शायद उनसे कोई काम लेना हो, किसी को इजाज़त है कि वो जो है ना स्मगल करे, उसकी स्मगलिंग जो है ना वो जायज़ स्मगलिंग है। किसी को इजाज़त है कि वो स्मगलिंग ना करे, तो उसमें भी हमने खाने बनाए हुए हैं। तो ये खाने छोड़ दें, हम जो कहते हैं वो करना शुरू कर दें। अपने अमल से जो है वो उसको पता हमको चलना चाहिए कि ये सारी चीज़ें ठीक है, तो मेरा ख्याल है मामला सही होने लग जाएंगे। मगर उससे भी पहले वही दवा का जो है वो एक और कमरान साहब, लेकिन एक सवाल थोड़ा छोटा सा मैं आपसे इजाज़त से पूछ लूँ। आपने कहा कि इदारों की ज़िम्मेदारी है दवा करना, बात सही है। मैं पीटीआई वालों को बुरा भला कहते हैं कि इनकी केपी गवर्नमेंट काबू नहीं करती, तो मैं वो सारों को कहता हूँ जिनसे मेरी बात होती है ऑफ द रिकॉर्ड भी, कि ये एक
फ़ौज के मौसर कार्रवाई के बगैर वहाँ काम नहीं हो सकता। उसके साथ लेकिन कोऑर्डिनेशन पॉलिटिकल फोर्सेस की चाहिए। तो कामरान मुर्तज़ा साहब सेनेटर हैं, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी वफाकी वज़ीर हैं, वो सूबाई वज़ीर बैठे हुए हैं यूसुफजई साहब, मैं जर्नलिस्ट हूँ, टीवी पे आवाज़ उठा सकता हूँ। तो हम सारों का एक रोल तो यकीनन है, वो तो हमें डालना चाहिए ना। अब यकीनन हम अपना रोल अदा करते हैं और अदा कर रहे हैं। ये तनकीद भी ये जो ना वो रोल अदा करने वाली बात है ना। हम तनकीद को इसलिए नहीं करते खुदा न खास्ता कि हम उनकी कोई इज़्ज़त ख़राब करना चाहते हैं। हम मुल्क के हालात में बेहतरी चाहते हैं, हम मामलात को दुरुस्त देखना चाहते हैं। और मुल्क के अगर मामलात दुरुस्त करें तो पहले उसमें जो है ना वो चीज़ें अगर हम इन ऑर्डर कर लें घर की, तो मेरा ख्याल है आधे मसाइल आपके वहीं ठीक हो जाएंगे। आप तारिक साहब ने कहा कि जी बाज़ इलाके शोरश ज़दा है, जिसमें बलूचिस्तान भी है, जिसमें आप खैबर पख्तूनख्वा भी कह लें, आपने अभी एक इजाफा भी कर लिया, उसमें एडिशन हो गई है आज़ाद कश्मीर की भी। तो ये जो है ना चीज़ें जो है ना वो हम घर में बैठ के बहुत सारे बड़े आराम से तय कर सकते हैं। और द मोमेंट जो ना आप ये तय कर लें, ये चीज़ें दुरुस्त कर लेंगे, ना हिंदुस्तान ना कोई और वो हमारे यहाँ पर जो है ना उसको कोई स्पेस नहीं मिलेगी। हमने जो है ना वो स्पेस क्रिएट की हुई है, हमने कुछ और फ़वाइद के लिए जो है वो बाज़ ऐसे मसाइल उलझा दिए हैं जिसका नतीजा जो है अच्छा नहीं निकलता। तो जो हम छोटी छोटी चीज़ों को जब ठीक करने लगेंगे तो मेरा ख्याल है वो बड़ी चीज़ जो है ना वो ख़ुद ब खुद जो है वो उसमें कोई 50% 60% जो है ना वो दुरुस्तगी आ जाएगी। आपकी दुआ जो है वो कबूल होने की तरफ चली जाएगी, मगर इसके लिए दवा ज़रूरी है। यूसुफजई साहब आप क्या फरमाते हैं, क्योंकि केपी तो उन इलाकों के अंदर शामिल है जो वर्स्ट स्टेट हैं टेररिज्म से, कहाँ खामी है, कहाँ कमज़ोरी है, और क्या चीज़ ऐसी करें कि ये सिलसिला रोका जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, दहशतगर्दी तो 15-20 सालों से हम देख रहे हैं और इस पर हम इल्ज़ाम तो लगाते हैं कि जी बैरूनी क़ुव्वतें इसमें मुलविस हैं, तो ठीक है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और जो हमारे दुश्मन ममालिक है, अगर हम ये बार बार कहें कि जी उनकी तरफ से दहशतगर्दी हो रही, तो ये भी कोई मतलब ये कोई ख़ास इल्ज़ाम नहीं है, क्योंकि वो तो हो रही है, वही कर रहे हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि हम क्यों इस चीज़ को रोकने में नाकाम हो रहे हैं। जहाँ तक मेरा अपना तज़किया है, जो मैं एज ए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहा, काफ़ी अरसे तक मेरे पास यही मिनिस्ट्री रही, यही जो धमाके होते थे, यही चीज़ें हम कवर भी करते थे इससे पहले सहाफ़त के उसमें, और बाद में जो है ना इसी चीज़ को हम फिर बयान भी करते थे। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है वो ये कि हमने ऑपरेशन करके भी देख लिए, फ़ौजी ऑपरेशन भी देख लिए, हमने मुज़ाकरात भी देख लिए, कि एक चीज़ की जो मुझे कमी नज़र आ रही है वो ये है कि हमारे अंदर मुशावरत नहीं है। बहुत बड़ा फुकदान है सियासी जमातों में, मजहबी जमातों में। हमने कभी बैठ के संजीदगी के साथ इस तरह इशू नहीं इसको बनाया जैसे कि जितना हमें इशू का सामना है इस मुल्क में। जिस तरह मुल्क मुतासर हो रहा है, जिस तरह मईशत तबाह हो रही है, जिस तरह यहाँ के अमन अमान तबाह हो रहा है, हमारा टूरिज़म मुतासर हो रहा है, इतने शिद्दत के साथ हमने कभी इसको सीरियस लिया नहीं है। देखिए, इल्ज़ाम तराशी होती है, कोई वाक़या हो जाए तो वफाकी वज़रा साहिबान आ जाते हैं, वो कहते हैं सूबाई हुकूमत नाकाम हो गई। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान जो होते हैं हम जैसे, वो हम कहते हैं जी ये तो बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर जो है टेररिज्म है, और इस वजह से ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अब वक्त है कि हमने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है या जो सारी चीज़ें हैं इसको मौसर बनाने की भी ज़रूरत है। मुख्तलिफ जो एजेंसियाँ हमारे उनके अंदर कोऑर्डिनेशन की भी ज़रूरत है, लेकिन साथ साथ पॉलिटिकल लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। आई थिंक कि अगर आज भी ये सीरियस ले लें तो बड़ी हिम्मत आ जाती है अस्करी को, उसमें फोर्सेस के अंदर भी, वो फिर लड़ते भी सही हैं, लेकिन इसके पीछे जो है ना एक बहुत बड़ी सियासी कुव्वत का होना लाजमी है, जो नहीं है इस वक्त। बदकिस्मती है, मैं कह रहा हूँ, चाहे जो भी उसका रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन इस तरह नहीं हो रहा है कि हुकूमत, सूबाई हुकूमत या क्यों नहीं है शौकत पार्टीज, मजहबी पार्टियां मिलकर आप पीटीआई बैक करें फौज को, ये इधर फेडरल में पीएमएलएन बैक करे फौज को, क्यों नहीं है पीछे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम देखें ना, हमेशा हम जब भी जंग जीती है तो पूरी कौम की दुआओं से भी जीती है, तो पूरी कौम की जो वो होती है पुश्त होती है, कौम तो अभी भी चाहती है। आपने कहा पॉलिटिकल फोर्स पीछे नहीं है, तो पॉलिटिकल फोर्स अगर पीटीआई, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन है, तो क्यों नहीं है पीछे, बैक क्यों नहीं कर रहे? मैं मुशावरत की बात कर नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि वो बैक तो कर रहे हैं, लेकिन आपस में मुशावरत नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अस्करी कुव्वत देखें ना, हम कहते हैं कि जी हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं,
PMLN कहती है हम अपने फ़ौज के साथ खड़े हैं, वो तो है, लेकिन क्या सियासी पार्टियां, मजहबी पार्टियां और दानिश्वर या जो हमारे माशदान हैं, क्या इतना सीरियस लेके बैठे हैं सर जोड़कर इस इशू के ऊपर? ये कितने अरसे से हो रहा है? इसको हम देखें ना, सिर्फ पॉलिटिकल उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करते हैं, इससे क्या मसले का हल निकलेगा? मेरा ख्याल ये है कि हमें बैठना चाहिए। आप ये मुझे देखिए, हमारे पास कबायली मशरान है, हमेशा हमारे जरगा और अफ़गानिस्तान के लोग जरगा सिस्टम को मानते हैं, और ये हम कहते रहे कि जी जरगा सिस्टम जो है उसको भी आजमाने चाहिए। इसी तरह हमारे जो उलमा है, ये भी काफ़ी रोल प्ले कर सकते हैं। तो सियासी और मजहबी और दानिश्वर और ये जो हमारे मशरान है कबायली, इन सबको मिलकर बड़ी सीरियसली एफर्ट्स करनी चाहिए मलिक साहब। ऐसा नहीं होगा कि हम कहें कि जी बस ठीक है, डॉक्टर तारिक साहब से पूछते हैं। पुलिस डॉक्टर साहब, जो 65 और 71 की जंगें थी ना, उतनी पाकिस्तानी फ़ौज की शातें नहीं थी जितनी हमने ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी फ़ौज की शातें उठाई। उतनी आपकी सिविल आर्म्ड फोर्सेस की हैं और उससे ज़्यादा पुलिस वालों की हैं। अगर आप इसको कंबाइन नंबर को करेंगे तो माइंड बॉगलिंग फिगर है कि हमने कितना कुछ खो दिया। 70-80 हज़ार तो शहरी हैं, साथ कितने हज़ार आपने फ़ौज के और पुलिस के जवान शहीद करवा लिए। तो पता नहीं हम कब इकट्ठे होंगे, जब जो ये कह रहे हैं कि हम यूनिटी का फुकदान है, पोलिटिकल फोर्सेस में मुशावरत नहीं। मलिक साहब, ये एक बड़ा कड़वा सच है, लेकिन मुझे कहने दें कि यूनिटी का फुकदान नहीं है, हमारी प्रायोरिटी सही होने का फुकदान है। पॉलिटिकल लोगों की बात हो रही है ना, हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। क्या हमारी प्रायोरिटीज़ हमारा मुल्क है या हमारी सियासत है? मैं इस्लामाबाद की पैदाइश हूँ, सिंस मैनी जनरेशन्स हम यहाँ पे रह रहे हैं। पहले डिस्ट्रिक्ट पिंडी होता था, तो मेरी बड़ी हमदर्दी है इस्लामाबाद से। उसी तरह शौकत यूसुफजई की KP से है, सेनेटर साहब की बलूचिस्तान से है। ये बिल्कुल राइट है, लेकिन जिस वक्त हमारा अपने इन 3, अगर मैंने रीजन्स का या 2 सूबों का और इस्लामाबाद का जिक्र किया, अगर इनसे मेरी मोहब्बत पाकिस्तान के साथ मोहब्बत से बढ़ गई ना, तो फिर ये मत समझें आप कि मैं कोई बेहतरी कर सकता हूँ इस मुल्क के लिए, या नेशनल कॉज पे मेरी अपनी ज़ाती कोई चीज़ जो मुझे बेनिफिट कर रही है, चाहे वो सियासत है, चाहे वो कारोबार है, चाहे जिन हम माफियाज़ की और उनकी बात कर रहे हैं, उससे किसी से मुस्तफ़ीद होना है, अगर वो आपकी प्रायोरिटी है और नेशनल इंटरेस्ट आपका दूसरे नंबर पे चला गया है, तो फिर माज़रत से फिर हमारी प्रायोरिटीज़ ठीक नहीं है। अकल सबको है, समझ सबको है। अब देखिए, मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। सियासी लोग जो है ये बिल्कुल बेवकूफ़ लोग नहीं हैं, ये बड़े समझदार लोग होते हैं। इन सब के कारोबार हैं, बिजनेस हैं, फैक्ट्रीज होंगी, जो भी होगा, सबकी तो नहीं है खैर, जिन जिनकी हैं, वहाँ पे नुकसान अगर होगा तो दिल में तकलीफ़ होती है, रात को नींद नहीं आती। रेक्टिफाई करते हैं, बेहतरीन टीम्स रखते हैं, कॉरपोरेट मैनेजर होते हैं हर सेक्शन के। आप उन्हें कोई सरकारी काम दें, वो सूबों में हो, वो किसी भी आप देखें, उसमें अगर कोई नुकसान भी होता है मुल्क का है, क्या वहाँ पे भी हम उतनी तकलीफ़ होती है? मैंने एक दफ़ा एक सादा अंदाज से कहा था कि जिस दिन मुझे अपनी सरकारी गाड़ी उसी एहतियात से चलानी मैंने शुरू की जिस एहतियात से मैं अपनी प्राइवेट गाड़ी चलाता हूँ, मुल्क सीधा हो जाएगा। तो ये है वो प्रायोरिटी। ये सारी सियासी बातें जो है सबको पता है, बैठे आपस में क्यों नहीं बैठते? ये मुल्क की बात है, किसी की ज़ात की बात नहीं है। नेशनल इंटरेस्ट की बात है। सबसे पहले तो आप जिम्मेदार हैं, आप बिठाएं सबको। देखिए मलिक साहब, फिर वही बात आ जाती है, आप इस प्रोग्राम में इकट्ठे हैं तो चाय के ऊपर भी आप बात कर सकते हैं। आप मुंतखब लोग हैं, आपके पास मुकम्मल इख्तियार हासिल है। सेनेटर साहब के पास, यूसुफजई साहब के पास, आपके पास एक पॉलिसी स्टेटमेंट ही जारी कर दें, तीनों बैठ के, आप तीनों अफराद ही जारी कर दें। सर, पॉलिसी स्टेटमेंट तो जारी करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उससे काम बनना नहीं है। ये आपको अपना यहाँ से सफाई करनी है और अपनी अना को पीछे रख के नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करना है। मैं कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहता अपनी जमात के लिए या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के लिए। हम 3 दफ़ा गए हैं लीडर ऑफ अपोजिशन के पास, उनकी कुर्सी के ऊपर गए हैं, 4 दिन पहले भी गए थे और दावत दी उन्हें कि आके बैठें। उन्होंने पॉजिटिव बात की है, अल्लाह करे बैठ जाएँ। और उसके बाद हमारी बाकी सारी लड़ाइयाँ पीछे, मुल्क की लड़ाई सबसे पहले। अगर ये प्रायोरिटी हम रख लें, क्यों नहीं ठीक हो सकता? ये पाकिस्तान आपको 3 महीनों में ठीक होता हुआ नजर आ सकता है। जिस लड़ाई में 4 साल से आप इमरान खान के पीछे लगे हुए हैं, वो लड़ाई में अगर आपने 4 साल ज़ाया ना किए होते तो शायद हम कहीं आगे निकल ही गए होते। वो कोई लड़ाई है लड़ने वाली है। उससे पहले इमरान खान 3 साल नवाज शरीफ के पीछे और जरदारी साहब के पीछे लगा हुआ था, आप 4 साल से उसके पीछे लगे हुए हैं। हमारी प्रायोरिटी यही है वैसे, माजरत के साथ, मुल्क को डुबोने के पीछे लगे हुए हैं। आप जो है, जो मैंने गुफ्तगू की है सियासत को बाला ताक रख के, आपने उसकी तौसीक की है। मैं तो कह रहा हूँ आपने बिल्कुल वही बात की है के पीछे आपने मुल्क डुबो दिया
कि हमारी मतम नज़र कुछ और चीज़ें होती हैं। अब इमरान खान के साथ जो आज चीज़ें चल रही हैं ये कंटिन्यूएशन है 2018 से जो इमरान खान साहब कर रहे हैं। तो हम सुधरेंगे तो उसका परिणाम तो ये हो रहा है ना। सुधरेंगे तो नहीं ना फिर। नहीं, सुधरने की बात यह है कि किसी भी वक्त फैसला कर लें, आज फैसला कर लें कि मुल्क सबसे पहले, मुल्क के मसाइल हल करना हमारी प्रायोरिटी है। हमारी अना पीछे है, सियासत भी पीछे है। अभी जब हमने PDM की गवर्नमेंट संभाली थी तो हमारा स्लोगन क्या था? रियासत बचानी है, सियासत नहीं बचानी। ये स्लोगन प्रैक्टिकली सारी जमातें अपना लें कि हमने सियासत जो है उसको साइड पे रखना है, जो भी इलेक्शन जीतेगा जब भी होगा देखी जाएगी, लेकिन मुल्क बचाना है। तो आप यकीन करेंगे इन फोर्सेस के मुकाबले में अगर सियासी जमातें मिल के खड़ी हो जाए, मलिक साहब, कोई भी मोहल्ला हो, कोई भी आबादी हो, उसमें जो बदकमाश लोग होते हैं ना वो बड़ी मिनॉरिटी में होते हैं, बदमाश जिन्हें कहते हैं, वो बड़ी मिनॉरिटी होती है, लेकिन वो पूरे इलाके में छाए होते हैं, इसलिए कि शरीफ लोगों में इत्तेहाद नहीं होता, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होते। जिस दिन जो मोहल्ला खड़ा हो जाता है वहाँ पे एक भी बदमाश आपको नज़र नहीं आता। तो इन लोगों की क्या ज़रूरत है कि ये पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा सकें? सियासी लोगों को तमाम तर अपने ज़ाती मफादात, प्रायोरिटीज़, अनास, सियासत सब कुछ पीछे छोड़ के मुल्क के लिए जिस दिन बैठ गए, ये पाकिस्तान आप देखें कैसे सीधा होता है। कामना मुर्तज़ा साहब, वो दिन कब आएगा जब हम मुल्क के लिए बैठेंगे? क्योंकि ये सवाल, ये कहना स्टेटमेंट बड़ी छोटा सा जुमला है, लेकिन फिर उससे ये जाहिर होता है कि हम मुल्क के लिए इकट्ठे नहीं बैठे हुए, हम मुल्क का नुकसान ही कर रहे हैं इसका। आप इकट्ठे नहीं बैठे तो मुल्क को डुबो रहे हैं आप। हमने इन दहशत गर्दों को पाकिस्तान से पहले जाने दिया बाहर, जो मेरे ख्याल में नहीं जाने देना चाहिए था। इनका यही खात्मा करना चाहिए था। TTP वालों को बॉर्डर सील करके मुकम्मल सफाई होनी चाहिए थी। फिर इनको वापस आबाद कर लिया कि आप वापस भी आ जाओ, आप ये कुछ नहीं करेंगे। फिर वापस आ गए हैं, फिर वो दोबारा हमले कर रहे हैं, फिर हम दोबारा लड़ने जा रहे हैं। तो मुझे तो अपनी स्ट्रेटजी की आज तक समझ ही नहीं आई। हाफिज़ गुल बहादुर चंद साल पहले अच्छा तालिब था, मंगल बाग भी अच्छे तालिबों में ही आता था। पता नहीं हम कब इस कौम को सही राह पे डालना चाहते हैं, या वो डालना चाहते भी हैं या नहीं डालना चाहते। सर, जिस दिन हमारे अमल में यकीनन जो है वो जो हम कह रहे हैं वो बात आ जाएगी तो कोई बाकी चीज़ नहीं रहेगी। ये तारिक साहब ने कहा कि जी बदकुमाश लोग थोड़े होते हैं, बिल्कुल बदकुमाश लोग बहुत थोड़े होते हैं, मगर बदकुमाश लोगों के ख़िलाफ़ जो बाकी रिमेनिंग जो बदकुमाश नहीं है वो तो ज़्यादा है ना। तो उनकी सपोर्ट नहीं है, इसका मतलब है हमको एटलीस्ट 3 जगहों पे। तो क्यों नहीं है, कभी हमने सोचा है इसके ऊपर, इकट्ठे बैठ के सर जोड़ के सोचा है। एक जो नया जो ज़्यादा बड़ा मामला अभी जो नज़दीक का है, ये आज़ाद कश्मीर वाला, जिस दिन वज़ीर आज़म स्विट्ज़रलैंड में थे उस दिन जो है ना वो हमने इसमें मुदाखलत की थी और मैसेज जो है वो वज़ीर आज़म तक पहुंचाया था, और वज़ीर आज़म के अलावा दूसरी जगहों पे भी पहुंचाया था मौलाना साहब ने। और मेरा ख़्याल है कि उसका जवाब कभी भी नहीं आया, संजीदा जवाब जो है कि हालांकि वो कोई ऐसा मामला नहीं था जिसमें हमको कोई पॉलिटिकल एज मिलता। तो इसी तरह से हमने बाकी 2 सूबों में भी हालात जो है ना वो बिगाड़े हुए हैं। भले वो मैंने बिगाड़े थे, कल PTI ने उसके बाद बिगाड़े होंगे, फिर उसके बाद तारिक साहब ने तीसरे नंबर पे आखिर में बिगाड़े होंगे, मगर कहीं ना कहीं पे हम सब ने, हमारे रवैयों ने जो है ना वो हालात बिगाड़े हैं। अगर हम ठीक करना चाहते हैं तो कहीं से भी ठीक एक कोना पकड़ने, एक धागे का एक सिरा पकड़ते हैं और उसको ठीक करते हैं। बलूचिस्तान को पहले ले लें, खैबर पख्तूनख्वा को पहले ले लें, आज़ाद कश्मीर को, किसी एक को ले लें, सर ये मामला हल हो सकता है। सिर्फ अना को जो है ना वो मैं कहूँगा कि PTI अच्छी नहीं है, PTI कहेगी नहीं, नून लीग अच्छी नहीं है, नून लीग कहेगी नहीं, JUI अच्छी नहीं है। हम सारे एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं और मुल्क जो है वो अल्टीमेटली सफ़र कर रहा है। आप देख लीजिए कि मुल्क जो है ना वो नीचे गया है या नहीं गया। अब दुनिया के मामला तो सुलझाने के लिए चले हैं, मगर कम से कम अपना हाउस तो जिन जगहों पे इन ऑर्डर हो सकता है उसको इन ऑर्डर कर लीजिए ना, फिर हम बाकी आगे चलेंगे। कोई इंडिया, मौलाना साहब का जो पैगाम था AJK के हवाले से, तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से उसके ऊपर फॉलो अप नहीं हुआ। मुझे ये सुन के काफ़ी दुख हुआ। क्यों फॉलो अप नहीं हुआ उसका? पहले नहीं कामरान साहब इसका जवाब दे। उसका कोई फॉलो अप नहीं है सर। उसको मैं नाम बता सकता हूँ कि जिनको जो जिस वक्त वो स्विट्ज़रलैंड में थे या इस्तांबुल में थे, दोनों में से एक जगह पे थे, जिनसे रब्ता करके वो इमीडिएटली वो मैसेज दिया गया था। मैं उनके भी नाम बता सकता हूँ जिनको दूसरी तरफ से जो है ना मैसेज किया गया था।
आप मगर बता उसके दें बाद जो है ना वो जिन जिन को मैसेज गया था, नाम बता दें। अच्छा नहीं लगेगा उनके मतलब वो मेरे इल्म में है मगर वो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो जवाब देने के लिए मौजूद नहीं है, एक्सप्लेन करने के लिए उस पोजीशन को मौजूद नहीं है, तो मैं नहीं बताता। तारिक साहब को मैं अकेले में बता दूंगा, यूसुफजई साहब को अकेले में, मगर वो यहाँ पे जवाब चूंकि नहीं दे सकते तो मुनासिब नहीं है। मगर उसके बावजूद जो है ना उसका कोई जो है ना पॉजिटिव जवाब नहीं आया। हम इस हद तक थे कि मामले को एक आध दिन में सुलझाएं और ख़त्म करें, मगर आप खुद नहीं सुलझाना चाहते, फिर हम क्या करें? फिर आप उसको उलझा रहे हैं। फिर जब वो बहुत ज़्यादा गुंजल हो जाएगी चीज़, बहुत ज़्यादा उलझ जाएगी, फिर उसके बाद ही फिर सुलझाना जो है ना, ये बलूचिस्तान का मसला इसी तरह से उलझा हुआ है, आपने खुद उलझाया। खैबर पख्तूनख्वा का मसला जो है ना वो खुद उलझाया गया है। मुमकिन है कि किसी स्टेज पे जो है ना, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बहुत आसान सा मसला हो, मगर वो बहुत आसान से मसले को हमने बहुत उलझा दिया। यही हाल इस वक्त आज़ाद कश्मीर में है। दोनों तरफ मैसेज दिया गया, मगर दोनों तरफ से जो है ना वो कोई ऐसा कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापसी पे तारिक साहब भी जवाब के हिसाब से भी पूछेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब ने डॉक्टर तारिक साहब कहा कि हमने तो अपनी तरफ से कोशिश की और दोनों तरफ पैगाम दिया कि एक एक मसले को हल कर लेते हैं। मौलाना साहब ने इनिशिएटिव लिया लेकिन कोई जवाब ही नहीं आया फॉलोअप। देखिए, मैं 2 मिनट आपसे चाहूँगा इस मसले पे, चूँकि ये संजीदा मसला है, और उसके बाद बेशक आप शौकत ख़ान को जितना मर्ज़ी मेरा भी टाइम दें। मलिक साहब, गुजारिश ये है कि ये मसला जो है, पहली बात तो ये है कि इसे पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में, ख़ास तौर पे जो KP में मसाइल हैं या बलूचिस्तान में, उससे लिंक नहीं करना चाहिए। कश्मीर के अंदर जो इशू है ये बिल्कुल अलग इशू है। ये शुरू क्या होता है कि चंद ताजर तंजीमें मिल के एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाती हैं, अवामी मुतालबात रखती हैं गवर्नमेंट के सामने, बिजली के रेट, आटे के रेट कम कर दिए जाते हैं, इन्हें मकबूलियत मिलती है और ये एक मुनज़्ज़म ग्रुप बन जाता है, कमेटी बन जाती है। लेकिन ये ट्रेडर्स थे मेजॉरिटी, कुछ सोशल वर्कर इनके साथ थे। अब जो इनकी स्टेज के ऊपर जिन लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है, ना वो ट्रेडर है ना वो सोशल वर्कर हैं, उनकी अपनी एजेंडा है और वो एजेंडा आज़ाद कश्मीर के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। ये तो पहली बात रजिस्टर होनी चाहिए। और उनके पीछे फंड्स भी हैं, कहाँ से आ रहे हैं वो लंबी बात है, सबको पता है। सर ऐसे ही होगा, लेकिन सवाल तो ये है कि मौलाना साहब ने अगर इनिशिएटिव लिया तो आपने फॉलोअप क्यों नहीं किया? मैंने आपको 30 सेकंड में बता दिया कि वो मामला ये है। दो साल इन्होंने मार्च किए, 2024 में, 25 में। इस दफ़ा ये फैसला किया गया कि इनसे मुज़ाकरात हमने किए, अभी 30 मई को फिर किए। मुज़फ़्फ़राबाद में गया, राना सनाउल्लाह साहब थे, कोशिश की बातचीत के ज़रिए मिलाते तय हों, और साथ ये फैसला किया आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने कि अब लॉन्ग मार्च की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये तो है, फुल स्टॉप। उसके बाद इन्हें जब इन्होंने मार्च शुरू किया, तशद्दुद और वायलेंस दोबारा शुरू हुआ, तो इन्हें कलअदम करार दे दिया गया। अब मौलाना साहब की बात के ऊपर आते हैं। गवर्नमेंट की मजबूरी इसमें क्या है, आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की या फेडरल गवर्नमेंट की, कि हम कलअदम तंजीम से बरह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकते। ये तो बड़ी सामने की बात है। अब मौलाना साहब ने जो मैसेज दिए कामरान मुर्तज़ा भाई ने, वो अपनी जगह पे, मौलाना साहब ने उस दिन पार्लियामेंट में तकरीर भी की है, ये 24 जून को, और उन्होंने बड़े वाशगाफ अंदाज में बड़ी क्लैरिटी से सारी गुफ्तगू की है। मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए सेनेटर साहब को ये अर्ज़ करता हूँ गवर्नमेंट की तरफ से कि मौलाना साहब ज़रूर उनसे बात करें। जो आपको गारंटी चाहिए वो हम देंगे, लेकिन हम क्या गारंटी दे सकते हैं? 12 सीटें कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट आज़ाद कश्मीर के इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन्हें हासिल है, वो ख़त्म नहीं हो सकती। अगर मौलाना साहब उन्हें इस गारंटी के ऊपर उठा सकते हैं कि उनके साथ कोई गैर आइनी मावरा कानून कोई ज़्यादती नहीं की जाएगी, मैं गारंटी दूंगा। कानून के मुताबिक वो लोग ट्रायल फेस करें जिन्होंने पुलिस के 4 जवान, जिनमें एक FC का जवान था, उसे शहीद किया, एंटी स्टेट तकरीरें की, नफ़रत अंगेज़ तकरीरें की। उन्हें जो आज़ाद कश्मीर का कानून है उसके मुताबिक वो लॉ को फेस करें, बिल्कुल बड़े खुले अंदाज से। कोई ज़्यादती उनके साथ नहीं होगी, उनके साथ कोई टारगेटिंग नहीं होगी, मतलब कि उन्हें फोकस करके उनके साथ कोई मावरा आइन या मावरा कानून कोई जुल्म ज़्यादती हो, इसको हम गारंटी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन लॉ को तो उन्हें फेस करना पड़ेगा। दुनिया की किसी रियासत में आप जो ये सड़कें होती हैं ये स्टेट की मिल्कियत होती हैं, ये मॉब की मिल्कियत नहीं होती कि वायलेंस के ज़रिए एक रोड आप काबू कर लें, दूसरी मैं कर लूँ, बाकी को तीसरा ग्रुप 2 और कर ले, इस तरह नहीं। वो पुरअमन तरीके से मुंतशिर हों, मौलाना साहब जाएँ उनके पास, और उसके बाद इलेक्शन है,
इलेक्शन में वो हिस्सा लेना चाहते हैं, ज़ाहिर है कानून को सामना करने के बाद ही लेंगे। जिनके खिलाफ केसेस हैं, जिनके पास नहीं है केसेस, वो इलेक्शन लड़ें, इस केस को ले जाएं 12 सीटों को असेंबली के अंदर, आज़ाद कश्मीर की कानून साज, हमें क्या एतराज़ हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो लोग तशद्दुद पे उतरे हुए हैं, वायलेंस पे उतरे हुए हैं, कानून को हाथ में लिया हुआ है, उसकी इजाज़त रियासत नहीं दे सकती। इसका हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है? मैं नहीं समझता कि दूसरा कोई ऑप्शन है। शौकत साहब, एक कायरा साहब से हम इंटरव्यू कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये जो सीटें हैं इसको 12 से कम करके 6 कर लेते हैं और इसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे ले जाते हैं ताकि उनका जो इलेक्शन के तरीकाकार के ऊपर एतराज़ है वो भी दूर हो सके। तो इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो तरीकाकार तो निकाला जा सकता है अगर कोई रास्ता निकालने के लिए तैयार हो। अगर रास्ता नहीं निकालना तो फिर ठीक है, फिर तो बैठे रहेंगे, स्टेलमेट है। शौकत साहब देखें मलिक साहब, इस हुकूमत के पास एक तो हिकमत अमली नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना ही कोई विज़न है। मतलब हर तरफ से आप देखें ना, एक तो बस ये दावा कि जी हमने बहुत बड़ी तीर मार लिया बस ईरान का और अमेरिका का हमने जो है ना सुलह करा दी, और ये बहुत बड़ा ठीक है, अच्छी बात भी है, हम अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन उससे तो सिर्फ पाकिस्तानियों का पेट नहीं भर सकेगा ना। आप तो कम अज़ कम अपने जो सियासी अदम इस्तेकाम है इसको आप कम से कम करें। ये बढ़ा रहे हैं। अब देखिए आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है आज़ाद कश्मीर का, इससे क्या मतलब क्या ये वही फैसला नहीं है जो काजी ईसा करके गए थे, उसका एक्शन रिप्ले हो रहा है ना। वही चीज़ें बार बार आ रही हैं। वही 2024 के जो इलेक्शन हुए थे उसी तरह सारे इलेक्शन यही हो रहे हैं। प्री पोल रिगिंग के सारे तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये इससे सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता। लेकिन आप कहते हैं दहशतगर्दी ख़त्म हो, दहशतगर्दी तो ख़त्म होगी तब जब आप अफ़गानिस्तान का इशू हल करेंगे। जब तक अफ़गानिस्तान का इशू है, जब तक पोर्स बॉर्डर है आपके पास, आपका कमज़ोर बॉर्डर है, उसमें बहुत सारी चीज़ें यानी मुदाखलत हो सकती है। इसी तरह बैरूनी मुदाखलत हो रही है, इसी तरह सियासी अदम इस्तेकाम है मुल्क के अंदर, कमज़ोर मईशत है, एक नाकिस हुक्मरानी है। तो इसमें आप क्या सोच सकते हैं कि एक मजबूत मुस्तहकम निज़ाम आएगा? मुझे तो नहीं लग रहा है। लोग इसी तरह ख्वार होते रहेंगे, ये महंगाई बढ़ती जाएगी। यही लोग अगर एहतजाज के लिए निकलेंगे तो कहते हैं वो दहशतगर्द हैं जी, और इसी तरह ये सूरत हाल गंभीर ही नज़र आएगी। हल की तरफ ये जाते नहीं है। वरना इस वक्त देखें ना, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हज़ार इख्तिलाफ, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि मैं इस मसले को हल करना चाहता हूँ, तो इनको तो बग़ैर सोचे समझे कहना चाहिए था कि जी गो अहेड। लेकिन नुक्ते निकालना, ये करेंगे वो करेंगे, देखिए मुज़ाकरात भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, ये एक पार्ट ऑफ वो होता है। लेकिन इनके जहन में सिर्फ एक ही चीज़ है कि जी मारो और जेलों में डालो, मुकदमे बनाओ, एक एक बंदे के पीछे 300-300 मुकदमे डालो। अगर ये समझते हैं कि इससे मसला हल होगा तो फिर तो इतने कर्जे ना चढ़ते पाकिस्तान के ऊपर, और ना ही फिर इतना तिजारती खसारा बढ़ता पाकिस्तान के ऊपर, ना ही आपकी एक्सपोर्ट कम होती। ये जो कह रहे हैं ना कि हमारे दौर में, इमरान खान के दौर में मुल्क दिवालिया हो रहा था, वो जो दिवालिया हो रहा था उसमें तकरीबन कोई 5.6 इस तरह की ग्रोथ रेट थी। आज आपकी 2.5 से ऊपर ही जा रही है। जो आप कह रहे हैं कि मईशत बहुत अच्छी हो गई है, उड़ान पाकिस्तान के नाम पे जो प्रोग्राम शुरू किया वो कहाँ है? कोई आवाम को भी तो बताए ना। 1 रुपये का रिलीफ आप नहीं दे रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल की कीमतें गिर रही हैं, यहाँ आप 300 से नीचे नहीं आ रहे हैं। वो क्या करना चाहते हैं यार, खुदा के लिए सबको? आप इस पाकिस्तानी कौम को कितना न छोड़ेंगे आप? लोगों के देखें, लोग बेरोजगार हैं, कंपनी को फायदा देना था, इसलिए इस दफा कीमतें एडजस्ट नहीं की, परेशान है। कामरान मुर्तज़ा साहब, जो मैं ये अर्ज डॉक्टर साहब का जवाब है, आप भी पहले उसके ऊपर प्रोग्राम एंड हो जाना, आपसे मैं जवाब ले लूँ, क्योंकि ये फॉलो अप ना आना इसका अफसोसनाक है। ये सिलसिला आगे चलना, क्योंकि एजेके के अंदर अगर चीज़ संभाली जा सकती है अभी तो संभालनी चाहिए, बिला वजह उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तो जवाब ना आना अफसोसनाक है। इसको आगे बढ़ाने के लिए अब आप क्या तजवीज़ करते हैं? डॉक्टर साहब ने तो तफसील से जवाब अपना दे दिया। कामरान साहब, उसमें ऐसा है कि पहले तो एक कर्टसी होती है कि जब मौलाना के पार्ट पे रब्ता किया गया और आपके बड़े अहम आदमी से रब्ता किया गया, बल्कि अहम आदमियों से रब्ता किया गया, तो एक तो कर्टसी होती है कि चले नहीं करना तो भी बता दें, या जो कुछ अब डॉक्टर साहब जो ना ये अब टीवी पे बैठ के कह रहे हैं यही बात बता देते। एक और चीज़ आपको साथ कहूँ, जिस वक्त उस जैक के साथ आपने एग्रीमेंट किया था, बावजूद ये कि वो लीगल एंटिटी नहीं है,
वो कोई रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, मगर आपने उसके साथ कोई एग्रीमेंट्स किए थे, आप उस वक्त तो वो ठीक थी, वो बहुत अच्छी थी, वो जायज़ भी थी, लीगल, बावजूद इसके कि वो लीगल एंटिटी नहीं थी। फिर जब लीगल एंटिटी नहीं है फिर आप उसको कालादम भी कर रहे हैं, और कालादम कर रहे हैं, और वो भी जो है ना वो लीगल प्रोसेस में जो है ना वो इन्वॉल्व हुए बगैर एग्जेक्टिव आर्डर से कर रहे हैं। तो खुदा न खास्ता, हम सारे पाकिस्तानी हैं, देखिए खुदा न खास्ता हालात बिगड़ जाएँ, मज़ीद ख़राब हो जाए, ये आपकी नाजुक जगह है एक आज़ाद कश्मीर वाला मामला। कल आप दुनिया को जो है ना वो इधर से पहले अच्छा मैसेज जाया करता था हमारे नुक्ता नज़र से, मगर कल खुदा न खास्ता कोई ख़राबी पैदा हो जाए उसके बाद आप फिर लोगों को मिन्नतें करते फिरें। और अब तो आपने उनको मुल्क दुश्मन जिनको कह दिया, आप उससे पहले कभी एग्रीमेंट किया करते थे, तो वो फिर उस वक्त आपके हाथ से निकल जाएगी बात। फिर ये जो है ना वो फिर ऐसा ना हो कि फिर तुम भी मदावा ना कर सको, फिर ये स्टेज आ जाएगा। तो इसलिए खुदा के वास्ते ये बलूचिस्तान वाला मसला बहुत आसानी से हल हो सकता था, आपने ख़राब किया। खैबर पख्तूनख्वा वाला मामला बहुत आसानी से हल हो सकता था, मौलाना गए थे उसमें अफ़गानिस्तान, उधर से कुछ लेके भी आए थे, फिर आप लोगों को बता भी दिया था, उसके बावजूद आपने ठीक नहीं किया। अब ये आज़ाद कश्मीर वाला मामला इसमें बड़ी आसानी के साथ हल हो सकता है। छोड़ दीजिए वो मुल्क दुश्मन है, छोड़ दीजिए उसने किसी से पैसे लिए हुए, इन चीज़ों पर मामलात को संभाल लीजिए ज़्यादा ख़राब होने से। कामरान मुर्जा साहब, शौकत यूसुफी साहब, चौधरी साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।